डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है ये। तो फर्स्ट यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है इस यूनिट का वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन अदर हैंड दूसरे रूप से अगर हम इसे कहें तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया। एंड ऑन अनदर हैंड वी आल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग इन द सेंस यानी जीन को क्लोन करना, जीन की एक से अधिक प्रतियां निर्मित करना। इसे हम यहाँ पर मुख्य चरणों में देखते हैं। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विभिन्न चरणों को सही क्रम में जमाइए। कई बार आ चुका है ये, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और वरीयस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको जो ये स्टेप्स दी हुई हैं, 5 स्टेप, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है और ईच वन स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है विच आर कंप्लीट इन फॉलोइंग फॉर्म्स। इन फर्स्ट फॉर्म, वांछित जीन या डीएनए का पृथक्करण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हमें क्वालिटी चाहिए, जो भी हमें नया जीन उत्पन्न करना है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, जिसमें जो भी हमें खूबी चाहिए उस खूबी वाले डीएनए का पृथक्करण करना, यानी उसका सबसे पहले सिलेक्शन करना, देन उसके बाद उसका पृथक्करण करना। सेकंड पॉइंट है हमारा उपयुक्त वाहक का चयन। उपयुक्त वाहक, इट मीन्स वी नीड ए अप्रोप्रिएट वेक्टर फॉर फर्दर प्रोसेस। उपयुक्त वाहक के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, बट अगला जो लेक्चर होगा उसमें वाहक के बारे में आपको डिफाइन करूंगा। कोई भी वाहक हो सकता है, वो इट्स में भी प्लाज्मेट, इट्स में भी कॉस्मेट, इट्स में भी फाजमेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, देखिएगा सिक्वेंसली चल रहा है। पहले हम पृथक्करण करेंगे डीएनए खंड का, उसके बाद उपयुक्त वाहक का चयन करेंगे, उस वाहक का चयन के बाद हम इनके स्टिकी एंड्स काटेंगे डीएनए खंड, और उपयुक्त वाहक जो है उसमें से प्लाज्मिड को कट करेंगे रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, और उन्हें दोनों हिस्सों को जोड़कर यानी वांछित डीएनए व वाहक को जोड़ करके एक उपयुक्त डीएनए का निर्माण करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। इट इज आल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक यानी दो अलग अलग प्रकार के डीएनए से मिलकर बना हुआ एक डीएनए। पुनर्योगज, पुनर्योगज यानी दोबारा जुड़ करके बना हुआ डीएनए। नेक्स्ट, फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपका होस्ट सेल में पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है होस्ट सेल। मोस्टली जो है ई कोलाई का स्ट्रेन यूज में लिया जाता है, जिसे K12 स्ट्रेन कहते हैं, उसे होस्ट सेल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो होस्ट सेल का पुनर्योगज डीएनए का होस्ट सेल में स्थानांतरण, ट्रांसफर किया जाता है। वो किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। लास्ट स्टेज है पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनीकरण व मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स जो डीएनए हमने ट्रांसफर किया है उस डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा, और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद यानी गुणन के बाद बहुत सारी कॉपियां तैयार होगी, और उन कॉपियों के द्वारा ही हम विभिन्न एंजाइम, विभिन्न एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे पदार्थ हम प्राप्त करते हैं। तो हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें से सबसे पहला हमारा पॉइंट है वांछित जीन डीएनए खंड का पृथक्करण। तो समझिएगा बेटा, आपको लिटरेचर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, अभी मैं समझा रहा हूँ। बाकी की आपकी क्लासेस सारी बोर्ड पे होंगी, इस क्लास को थोड़ा सा लीजिएगा। तो वांछित जीन या डीएनए खंड का पृथक्करण, हम एक एप्रोप्रिएट सेल का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस कोशिका के डीएनए का ये भाग इस किसी एप्रोप्रिएट वर्क या कार्य के लिए उत्तरदायी है। वो भाग जो किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी है, वो भाग ही डीएनए का वांछित खंड कहलाएगा। तो वांछित डीएनए या खंड में विभिन्न खूबियां हो सकती हैं, जैसे उत्पादकता को बढ़ाना, प्रतिरोधकता, सहिष्णुता एवं विभिन्न एंजाइमों के निर्माण से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें, वांछित जीन या डीएनए के पृथक्करण हेतु कोशिका को रासायनिक उपचार। समझिएगा बेटा,
जो विभिन्न कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं हम जानते हैं सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज से बनी होती हैं। तो सबसे पहले उनको डिग्रेडेड करना आवश्यक है। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिनेज की दीवारों को तोड़कर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा उन दीवारों को तोड़कर उसमें से सेल वाल को अपघटित कर जीव द्रव्य को प्राप्त किया जाता है, और उस जीव द्रव्य में का सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण करके वांछित डीएनए प्राप्त किया जाता है। अब इस डीएनए को विशिष्ट रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से कट कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम विभिन्न डीएनए को वांछित सिरों से काटते हैं, और वो सिरे कहलाते हैं चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड। एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, जिस एंजाइम से हमने वांछित डीएनए को काटा है उसी एंजाइम से हमें वेक्टर या वाहक के डीएनए को भी काटना पड़ेगा, तभी जाकर के समान स्टिकी एंड प्राप्त होंगे, पैलिंड्रोम प्राप्त होंगे और वो आसानी से जुड़ पाएंगे। पैलिंड्रोम टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उपयुक्त वाहक का चयन। उपयुक्त वाहक के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, वाहक के रूप में हम मोस्टली प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फाजमिड, बैक्टीरियोफाज आदि का उपयोग करते हैं। तो कोई भी एप्रोप्रिएट, हर किसी प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के वाहक का चयन किया जाता है। तो हम किसी एक वाहक का चयन करते हैं, और वापस रिवाइंड करूंगा, उस वाहक के डीएनए को भी वाहक या जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसे भी उसी एप्रोप्रिएट रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से काटा जाएगा, और काट करके प्लाज्मिड तैयार किया जाता है। अब ये डीएनए विजातीय यानी हेट्रोजीनस डीएनए कहलाता है, विजातीय डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। पुनर्योगज डीएनए के निर्माण से मेरा शाब्दिक अर्थ है, आप शब्दों से समझिएगा, पुनर्योगज यानी पुनः योजन, दोबारा जुड़ना। एक हमने प्राप्त किया था वांछित डीएनए एंजाइम से काटा और एप्रोप्रिएट पैलिंड्रोम सीक्वेंस हमने प्राप्त की। दूसरा, हमने उपयुक्त वाहक के डीएनए को काटा और हमने एक एप्रोप्रिएट प्लाज्मिड, फॉस्मिड या कॉस्मिड प्राप्त किया। अब इस कॉस्मिड, फाजमिड या प्लाज्मिड में हम जो वांछित डीएनए है उसे विभिन्न एंजाइमों के बारे में मैंने आपको पहले ही एक लेक्चर दे चुका हूं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम थे मैंने बताया था गेज यानी जोड़ने वाले। तो विभिन्न वांछित डीएनए व प्लाज्मिड को लाइगेज एंजाइम की सहायता से बाइंड अप किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप एक नए डीएनए का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए या काइमेरिक डीएनए। इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज काइमेरिक डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए इज आल्सो ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच इज मेड बाय different type of DNA. These are desired DNA and plasmid. वांछित डीएनए व प्लाज्मिड के जुड़ने वाले सिरों पर न्यूक्लियोटाइड समान होते हैं, जिन्हें पैलिंड्रोम या स्टिकी एंड कहा जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा। नेक्स्ट जो स्टेप है, होस्ट सेल में पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण। होस्ट सेल समझिएगा, परपोषी कोशिका। इस परपोषी कोशिका के लिए एक विभिन्न स्ट्रेन यूज में लिया जाता है, जिसे ई कोलाई का K12 याद रखिएगा बेटा, K फॉर काइट, K12 K12 स्ट्रेन, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्ट्रेन को ई कोलाई का K12 स्ट्रेन यूज में लिया जाता है। इस स्ट्रेन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल में यानी एस्चेरिचिया कोलाई की सेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो होस्ट सेल में स्थानांतरण की इस क्रिया को पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण कहलाता है। ये स्थानांतरण विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आपके नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें ये एक एप्रोप्रिएट कंप्लीट ये चैप्टर है, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफली ले लें। इसमें दो प्रकार से स्थानांतरण होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष टीआई और आरआई प्लाज्मिड द्वारा, अप्रत्यक्ष स्थानांतरण
और प्रत्येक स्थानांतरण यानी डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड जिसे हम कहते हैं, दीज आर टू टाइप ऑफ मेथड, फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड एंड सेकंड वन इज केमिकल मेथड। वी विल डिस्क्राइब इन नेक्स्ट लेक्चर। फिजिकल मेथड जो होते हैं वो आपने पढ़े हैं, शॉटगन मेथड, प्रोजेक्टाइल मेथड, लिपोफॉर्म, माइक्रो और मैक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल बाय पीजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंजाइम द्वारा ये तैयार किया जाता है। इन सभी विधियों में से किसी एक विधि द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल यानी कि K12 इस्चेरिशिया कोलाई के K12 स्ट्रेन में ट्रांसफर किया जाता है और इस ट्रांसफर के बाद यह चरण पूर्ण होता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा बेटा, किसी भी होस्ट सेल में स्थानांतरण के पश्चात उस एप्रोप्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जो कि एक प्लाज्मिड, फाजमिड या कॉस्मिड एवं वांछित डीएनए से मिलकर बना है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस होस्ट सेल में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और उस मल्टीप्लिकेशन से ही हमें उसकी बहुत सी प्रतियां प्राप्त होती है। उन प्रतियों को बायोरिएक्टर में रखा जाता है और बायोरिएक्टर से उनमें से एप्रोप्रिएट यानी वांछित लक्षण वाले पदार्थों को प्राप्त कर लिया जाता है। समझिएगा, अभी आपको समझा रहा हूं मैं। तो होस्ट सेल में उपस्थित पुनर्योजित डीएनए का कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धन किया जाता है, यानी जो आपकी होस्ट सेल को आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर, विभिन्न कल्चर मीडिया पर उन्हें ग्रो किया जाता है, जिससे उनके मल्टीप्लिकेशन हो सके, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो सके। जब ये बहुत सारी कोशिकाएं निर्माण हो जाती हैं, वो निर्माण क्यों होता है? हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी प्लाज्मिड हैड सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी, यानी कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड एवं सर्कुलर डीएनए में स्वप्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। उसी स्वप्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन के माध्यम से पुनर्योगज डीएनए की विभिन्न प्रतियों, बहुत सारी प्रतियों का निर्माण होता है, बहुत सारा प्रतियों का गुणन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारी प्रतियां प्राप्त होती हैं। अब इन होस्ट सेल को की संख्याओं में रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपस्थित होता है, जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बहुत सारी प्रतियां प्राप्त की है, उसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग, क्योंकि हमने उसके बहुत सारी प्रतियां प्राप्त की हैं तो वो उसके क्लोन कहलाएंगे। यार बेटा, पुनर्योगज डीएनए में द्विगणन रेप्लिकेशन के फलस्वरूप डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं। अंत में पुनर्योगज डीएनए से वांछित डीएनए को पृथक कर पुनः यह चक्र दोहराया जाता है। मैं फिर से एक बार आपसे बताना चाहूँगा बेटा कि जब ये विभिन्न प्रतियां प्राप्त हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इन्हें बायोरिएक्टर में डाला जाता है। बायोरिएक्टर से हम वांछित लक्षणों वाले पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उत्पादकता को प्राप्त करने वाले। इसी प्रकार से इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है, जो कि हम जानते हैं कि मधुमेह की कृत्रिम इंसुलिन के रूप में काम करता है। ह्यूमुलिन को इसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स हैं, उन एंटीबायोटिक्स का निर्माण भी इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है बेटा, द्वारा किया जाता है। अब आपको मैं इस डायग्राम से थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, देखिएगा बेटा, इस डायग्राम से समझिएगा। हमने डीएनए का पृथक्करण किया। इस डीएनए के पृथक्करण द्वारा यहाँ पर आप देखिएगा, ये REE से उपचारित किया और ये जो है डिजायर्ड डीएनए है। इस डिजायर्ड डीएनए को हमने यहाँ पर आइसोलेट किया और हमने प्राप्त किया पैलिंड्रोम साइट्स, जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं वांछित डीएनए। ओके, इस वांछित डीएनए का जो दूसरा स्टेप है प्लाज्मिड या वाहक का चयन, उपयुक्त वाहक का चयन। तो हम यहाँ पर बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं। बैक्टीरियल सेल में हम देखते हैं कि दीज आर प्लाज्मिड और ये प्लाज्मिड ही आपके कहलाते हैं वाहक। दोनों को समान REE से उपचारित किया जाता है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक कट फॉर्म में एक डीएनए का
डीएनए प्राप्त होता है। अब ये जो यहाँ पर कटिंग साइट्स है, इन कटिंग साइट्स में हम इसे ऐड करेंगे और इसके ऐड करने के फलस्वरूप हमें यहाँ पर इस डीएनए की प्राप्ति होती है, जिसे हम कहते हैं डिजायर्ड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सॉरी, तो हमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये डीएनए प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आप देखिएगा डिजायर्ड डीएनए ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है और साथ में प्लाज्मिड, इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फाइनली ट्रांसफर किया जाता है एक एप्रोप्रिएट सेल में, जिसे हम कहते हैं होस्ट सेल। आप देखेंगे यहाँ पर इस होस्ट सेल को हमने यहाँ पर किया है K12 स्ट्रेन, जो कि एस्चेरिशिया कोलाई की एक प्रजाति है। इसे हम यहाँ पर K12 स्ट्रेन के रूप में कहते हैं। इसे होस्ट सेल कहा जाता है। इस होस्ट सेल में इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस ट्रांसफर के पश्चात इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कल्चर मीडिया पर हम इसे ग्रो करते हैं और कल्चर मीडिया के द्वारा हमें इसके विभिन्न कॉलोनियां प्राप्त होती हैं, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसे बायोरिएक्टर में डाल दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वांछित पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्लोनिंग के पश्चात रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आवश्यक उत्पाद प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक और ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसे आप एक बार देखिएगा और होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।